Hello NEET aspirants, I am Piyush Gupta. I am scoring 692 marks in NEET UG 2024. Also, I have scored 99.27 percentile in JEE Mains 2024. तो यार सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक्स यार। पिछली वीडियो में मैंने थैंक यू किया था आप लोगों को 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए, और भाई जब तक ये वीडियो डलेगी तब तक यार 3500 सब्सक्राइबर्स यार हम लोग क्रॉस कर लेंगे। आप बिग थैंक यू यार आप लोगों को। लाइक हमने अभी 2 हफ्ते से कुछ थोड़े से दिन ज़्यादा ही हुए और हमने लिटरली 3500 सब्सक्राइबर रीच कर लिया यार। थैंक यू सो मच फॉर डैट। तो भाई ये जो वीडियो होने वाली है ये एक्चुअली पार्ट 3 होने वाली है। हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सब बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने नीट के साथ साथ जो बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हो, आपको कितना पढ़ना चाहिए उन सब्जेक्ट्स के लिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश और बायोलॉजी के बारे में। इससे पिछली 2 वीडियोज़ में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करी है। तो यार सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में जो है एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया था जो कि मैथ्स के लिए था, कि मैथ्स में ना आप लोगों को एक चीज़ और करनी है कि जब भी सैम्पल पेपर आता है ऑफिशियल CBSE का, ठीक है, तो उसकी मार्किंग स्कीम भी आती है। तो उसकी मार्किंग स्कीम में ना हर तरीके के क्वेश्चन को कितने स्टेप्स में करना है वो दिया होता है। तो यार एक बार ना उस पर भी नज़र मार लेना, क्योंकि यार अगर आप लोग स्टेप्स मिस कर जाओगे ना क्वेश्चन करते हुए तो टीचर नंबर ऐसे काट लेगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और मैथ्स में यार वही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बढ़िया रहेगा। तो यार बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार हम लोग बात करने वाले इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको पढ़ना है। तो यार देखो इंग्लिश मैं कैसे पढ़ता था मैं अपना बता देता हूँ कि यार मैं पढ़ता था, सच्चाई बता रहा हूँ, UT जब होता था ना उसके 2 दिन पहले मैं बैठता था उसके लिए इंग्लिश पढ़ने के लिए अच्छे से। ऐसा नहीं है इसके पहले मैं कुछ भी नहीं करता था। एक्चुअली स्कूल जाते हो ना आप भी, अगर स्कूल जाते होगे, अगर आपका रेगुलर स्कूल होगा, आई वॉज अ रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो यार जब क्लास में बैठे होते हो ना, इंग्लिश की क्लास चल रही होती है, थोड़ा बहुत सुन के ना दिमाग में चीज़ें पहले याद हो जाती है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुन लो सिर्फ क्लास को बैठे बैठे, वैसे ही चैप्टर याद हो जाते हैं, तो वहाँ से तो थोड़ा फ़ायदा मिल ही जाता है। उसके बाद जब UT होता था ना, मैं क्या करता था, UT के 2 दिन पहले बुक खोल के बैठता था। सबसे पहले मैं चैप्टर की रीडिंग करता था अच्छे से यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के। अब मैं यूट्यूब पे कौन सी वीडियोज़ देखता था, जनरली एक सिमरन सहानी मैम है, मैं लगा दूंगा इधर स्क्रीन पे, और या तो डियर सर, मैं इन दोनों में से किसी की भी एक वीडियो देख लेता था जिनकी भी समझ आ रही है, उनसे मैं पूरा चैप्टर समझ लेता था। उसके बाद वही चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो लाइनें होती है उनको याद कर लेता था। कुछ इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड मिल गया जिसका मीनिंग पूछा जा सकता है RTC में, उनको पकड़ लेता था याद करने के लिए, है ना, और थोड़े बहुत बैक के सवाल लगा लेता था। तो इससे क्या होता था, मेरा चैप्टर का जो गर्थ होता है ना, गर्थ का मतलब क्या होता है, ओवरऑल सार चैप्टर का, कि चैप्टर में कहा क्या गया है ये समझ आ जाता था मुझे। तो अब खुद से बना के लिखना मेरे को आता था। अगर आपको खुद से बना के लिखने की प्रैक्टिस अभी नहीं है यार, आपको एक अच्छा मैं तरीका बताता हूँ कि आप लोग ना सबसे पहले चैप्टर पढ़ लिया करो, उसके बाद बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के ना करने लग जाया करो, और उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करा करो सोच के कि किस तरीके से आप बना सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जब आप उस क्वेश्चन का आंसर बना लो उसके बाद आप उसका सोल्यूशन देख लो नेट पे, उसके बाद आप ना वहां से थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स करने लग जाओ। ऐसे आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टरों में ये चीज़ ट्राई करोगे ना, धीरे धीरे करके आपका ना इंप्रूव हो जाएगा कि आपको किस तरीके से आंसर बना के लिखना है, ठीक है। ये मैंने भी बहुत यूज़ किया और यार इसने मेरे आंसर्स को बहुत इंप्रूव किया। कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे आंसर्स में, अगर आप उनको लिख दोगे ना तो टीचर वैसी नंबर दे देता है वो वर्ड्स देख के, तो वो वर्ड्स मैंने सोल्यूशन देख देख कर सीखे हैं। आप लोग भी यार ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले चैप्टर्स की अच्छे से रीडिंग कर लेता था, लाइक पूरी की पूरी गर्थ समझ ली। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं क्या करता था, पोएम्स पढ़ता था। तो पोएम्स किस तरीके से पढ़नी होती है कि वही यूट्यूब पे सबसे पहले आप समझ लो पोएम किस तरीके से है, ठीक है, पूरा की पूरा यूट्यूब पर देखकर आप समझ लो। उसके बाद पोएम में अंडरलाइन कर लो जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स है, जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ लाइनें होती है जिनसे उठकर डायरेक्टली सवाल आ जाता है, लिखा आता है जस्टिफाई दिस लाइन। उस तरीके के सवालों के लिए वो इंपॉर्टेंट लाइनें जब आप यूट्यूब पर लेक्चर देखोगे, कभी आप स्कूल में भी बैठ के लेक्चर ले रहे हो तो वो टीचर ही अंडरलाइन करवा देते कि बेटा ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस है। तो ऐसी लाइंस को यार आप ना अंडरलाइन करके पहले से रख के उनकी मीनिंग समझ लेना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली CBSE बोर्ड में वहीं से सवाल आ जाते हैं। इवन आपके UT के पेपर में भी वहीं से डायरेक्टली सवाल आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीचेस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फिगर ऑफ स्पीचेस, एक फिगर ऑफ स्पीच जो कि यूज़ किया गया है उसको अच्छे से समझ के जाना, कौन सी लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, ठीक है। स्पेशली मेटाफर्स
फटाफट से बहुत सवाल आ जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो एनसीईआरटी में बैक में सवाल दिए होते हैं ना, उनको एक बार कर जाना, ठीक है, देख जाना, देख के खुद से आंसर लिखने की कोशिश कर लेना। इतना कर जाओगे ना यार, यूटी में आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। लिटरेचर में, राइटिंग में भी मैं क्या करता था, राइटिंग एक्सरसाइज तो एक दिन पहले ही करता था, क्योंकि यूटी में आपको पता है इतना सिलेबस आता नहीं है, दो एक्सरसाइजेज आती है राइटिंग की। तो मैं क्या करता था, एक दिन पहले उठा के फॉर्मेट पढ़ लिया राइटिंग एक्सरसाइज का, उसके बाद थोड़े 2-4 सवाल लगा लिए राइटिंग एक्सरसाइज के, और फिर बस अगले दिन चले गए पेपर देने। इस तरीके से होता था। हालांकि इससे मैं खास अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाता यूटी में, बट ठीक है, मेरा काम चल जाता, क्योंकि जो मेरा मेन फोकस था वो तो नीट था ना, मेरे को इधर तो खास फोकस देना नहीं था। इधर का जो फोकस था वो मैंने एंड में दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यूटी के लिए इस तरीके से पढ़ता था। उसके बाद यार लाइक कभी कभी ऐसा होता था कि मान लो संडे को मैं फ्री बैठा हूँ, ठीक है, संडे को तो छुट्टी होती है, तो संडे को फ्री बैठे बैठे ना, तो मैं भी 1-1.5 घंटा निकाल के इंग्लिश पढ़ लेता था। ऐसे ही चैप्टर की रीडिंग कर ली, या फिर कोई पोएम की रीडिंग कर ली, उसको यूट्यूब से देखकर समझ लिया, ठीक है। यूट्यूब से वही सिमरन सहानी मैम या फिर डियर सर, इन्हीं से देखता था। खास यार बाकी मुझे अच्छे नहीं लगे, बाकी जो यूट्यूब चैनल्स है मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग स्टोरी को कुछ और, उसकी जो स्टोरी समझाने का तरीका होता है वो मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगा, वो कुछ और ही समझा देते हैं। तो इसलिए मेरे को यही 2 चैनल्स अच्छे लगते हैं। बाकी यार आपको जिससे अच्छा लगे ना, आप उनसे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार इसी तरीके से मैंने अपने मिड टर्म भी निकाले थे। मिड टर्म में मैंने 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू किया था। पढ़ने का तरीका भाई एकदम यूटी वाला रखा था, ठीक है। तो उसके बाद मेरे आए प्री बोर्ड। प्री बोर्ड 1 जो आए थे ना मेरे, मैंने वो दिए थे, प्री बोर्ड 2 मैंने नहीं दिए थे। तो जो भैया प्री बोर्ड 1 जो था ना, उस समय तक मेरा क्या था, जो 12th का आई गेस 90 to 95% जो सिलेबस होता है ना, वो मेरा पूरा हो चुका था, ठीक है। तो मेरे पास खूब टाइम था कि मैं आराम से इंग्लिश को पढ़ सकूँ, ठीक है। तो काफ़ी टाइम मिल गया था उस समय, क्योंकि नवंबर के टाइम पे आई गेस हाँ मेरे प्री बोर्ड हुए थे, तो नवंबर तक तो मेरा 95% हो गया था सिलेबस, थोड़ा बहुत बच रखा था, वो मैंने कर लिया था, लेकिन टाइम मेरे को मिल गया था इंग्लिश पढ़ने का। तो उस समय मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, वही कि मैंने सबसे पहले तो यार बुक उठाई, बुक उठा के वही यूट्यूब का लेक्चर खोला, लेक्चर खोल के सबसे पहले चैप्टर को समझा, ठीक है। मैं सबसे पहले चैप्टर किया करता था, पोएम बाद में करता था। तो चैप्टर को समझ लिया, चैप्टर को समझने के बाद चैप्टर को सेल्फ रीड किया, सेल्फ अंडरस्टैंड किया, सेल्फ लर्न किया चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट लाइन्स को, ठीक है। जो हार्ड वर्ड लगे उनका मीनिंग निकाला, ठीक है। इधर उधर से देख दाख कर कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स पहले ही मार्क करके याद कर लिए, ठीक है। एनसीईआरटी के बैक के सवाल कर लिए अच्छे से। और एक्चुअली जो क्लास 12 है उसमें 2 बुक्स है, तो मैं दोनों बुक्स के साथ मैंने यही किया है, ठीक है। और राइटर का नाम यार जरूर याद कर लेना। कभी कभार ना आरटीसी में राइटर का नाम पूछ लेते हैं, कभी कभार आरटीसी में राइटर की टोन पूछ लेते हैं, तो भैया टोन भी अच्छे से याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इंग्लिश अगर सीबीएसई बोर्ड है तो उसमें एक बुक है जिसका नाम है विस्टस बुक में एक चैप्टर है द टाइगर किंग करके, उसमें जो राइटर की टोन है वो सरकास्टिक टोन है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो टोन्स है ना वो पूछ लेते हैं इन सीबीएसई बोर्ड्स, और इवन प्री बोर्ड यूटी में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए कि इस तरीके से आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है। और चैप्टर की गर्थ जरूर समझनी है, चैप्टर का ओवरव्यू जरूर समझना है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यार अब हम बात कर लेते हैं आपको पोएम्स किस तरीके से करनी है। पोएम्स यार सबसे पहले आपको वही है यार, यूट्यूब से उसकी एक्सप्लेनेशन समझ लो जो भी पोएम है, ठीक है। उसके बाद पोएम को सेल्फ रीड करो, खुद से अंडरस्टैंड करो पोएम को, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती है उनको मार्क कर लो, उनके मतलब समझ लो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उनका मतलब समझ लो, और फिगर ऑफ स्पीचेस और राइटर का नाम, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना जब आप किसी पोएम को कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एनसीईआरटी के बैक में, वो करने हैं। मैंने प्री बोर्ड 1 में इसी तरीके से किया था। और उसके बाद यार आपको करने हैं सीबीएसई बोर्ड के ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्री बोर्ड के लिए, क्योंकि प्री बोर्ड में बोर्ड के प्रीवियस ईयर ही मोस्टली डाल दिए जाते हैं, ठीक है। रही बात राइटिंग एक्सरसाइज की, यार राइटिंग एक्सरसाइज मैंने आई गेस प्री बोर्ड से 4 दिन पहले स्टार्ट की थी पढ़ना, ठीक है। उसमें मैं वही था, सबसे पहला काम था मेरा फॉर्मेट को अच्छे से करना। यार सबसे बेस्ट फॉर्मेट और सबसे सही फॉर्मेट वही होता है जो आपके स्कूल में करवाया गया है, तो स्कूल वाला फॉर्मेट फॉलो करना। आई विल सजेस्ट, यूट्यूब पे जाके फॉर्मेट्स मत ढूंढो यार, मार्क्स कट जाते कभी कभी। आपके स्कूल में जो करवाया गया है वही सबसे सही फॉर्मेट है और उसी को फॉलो करना। मैंने भी स्कूल वाले ही फॉर्मेट्स को फॉलो किया है, ठीक है। स्पेशली जॉब एप्लीकेशन जैसे राइटिंग एक्सरसाइज में जिसमें 5 नंबर मिलते हैं और बहुत लंबी भी है, तो उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए, तो आपके 5 में से 5 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यार राइटिंग एक्सरसाइज का फॉर्मेट करने के बाद मैं ना
लाइक प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को कर लेता था बोर्ड के प्रैक्टिस, ठीक है, और उस तरीके से मेरा हो जाता था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिख कर करता था यार, याद रखना, राइटिंग एक्सरसाइज का फॉर्मेट से लेकर प्रैक्टिस लिख कर करनी है, ठीक है। इवन जब आप पोएम करोगे ना, पोएम के क्वेश्चन आंसर्स खुद से सॉल्व करोगे तो प्लीज़ यार आपको लिख कर करना है कॉपी में। ये नहीं है कि वर्बली कर रहे हो, लिखोगे नहीं, लिखने की आदत नहीं होगी, पेपर छूट जाएगा, चाहे आपको पूरा पेपर ही क्यों ना होता हो, कितने अच्छी इंग्लिश ना क्यों ना हो आपकी। अगर भैया आपकी राइटिंग स्पीड स्लो रह गई, पेपर छूट जाएगा। तो लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। बोर्ड्स के लिए मैंने कैसे पढ़ा था, जनवरी फरवरी के टाइम पे यही तरीका मैंने जनवरी फरवरी से पढ़ना शुरू किया था। यही तरीका जो प्री बोर्ड 1 में अपनाया है वही तरीका यूज़ किया था। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बुक मैंने ले ली थी अपने टीचर से, जो कि थी ओसवाल की। भाई मैं रिकमेंड करूँगा, 1 नंबर बुक है ओसवाल की, आप ले सकते हो। क्वेश्चन बैंक आता है ओसवाल का, उसमें हर तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से उठाकर दे रखे हैं, सीबीएसई के PYQs दे रखे हैं। तो यार आप वो एंड में ले सकते हो, अभी तो मतलब अभी तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपका मन है तो ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट एंड में लो। तो यार ओसवाल की बुक से मैंने जो है ना स्पेशली पोएम की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी थी। उसमें ना पोएम की मतलब लाइनों से सवाल दे रखे, लाइक आपको उसमें RTCs भी मिल जाएंगे, और इवन उसमें जो है ना आपको वैसे थ्योरी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। और CBSE की PYQs तो है ही उसमें। तो आप वहाँ से ना सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। उसके बाद जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसके बाद जाके आप उस बुक के सॉल्यूशंस देखना। उस बुक में भी बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को प्रेजेंट करके लिख रखा है। आप उस बुक से भी अपने कुछ वर्ड्स उठा सकते हो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपके नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे। मैंने ट्राई किया था यार, मेरे 98 नंबर आए इंग्लिश में। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इतने आएंगे, बट मैंने पेपर जो लिखा था ना वो थोड़ा बहुत इधर उधर से वर्ड्स मिला के अच्छे से प्रेजेंट करके लिखा था, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी टिप देता हूँ बीच में कि जब भी आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया करो। टीचर वही पढ़ के सीधा नंबर देता है। मैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके आ गया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये था। और उसके बाद यार देखो, जो राइटिंग एक्सरसाइजेज होती है ना, राइटिंग स्किल्स जो होती है, उसमें भाई ब्लैक पेन से अंडरलाइन मत करना। राइटिंग स्किल्स में ये गलती मत कर देना कि ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स अंडरलाइन करके आ रहे हो, ये मत करना भाई। राइटिंग स्किल को ऐसे ही छोड़ देना। लेकिन जो राइटिंग स्किल की जो प्रैक्टिस होगी ना, वो आप ओसवाल से कर सकते हो। ओसवाल में जो है ना पुराने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। मैंने पता है फरवरी में मेनली राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस शुरू करी थी ओसवाल बुक से। मेनली फोकस फरवरी में राइटिंग स्किल्स पे था, क्योंकि आप लोगों को पता है जो राइटिंग स्किल्स होती है 20 नंबरों की आती है, 4 राइटिंग स्किल्स होती है 5-5 नंबरों की ईच, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट तो स्कूल वाला फॉलो किया, लेकिन क्वेश्चन जो थे ओसवाल से करे। भाई इतने सारे सवाल लगा लेते ना राइटिंग स्किल्स के, और लिख के मैंने प्रैक्टिस करी थी। ऐसा नहीं था कि हाँ थ्योरी वाइज मतलब ऐसी मुंह से बोल के कर रहा हूँ, नहीं, लिख के राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करी थी ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए, और उसी के साथ जो है ना मैं लिखना सीख जाऊँ, मतलब जल्द कम समय में ज़्यादा सोचना सीख जाऊँ। तो इससे मेरे को ये 2 फायदे मिल गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यार जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट निकल के आता है, उतने ज़्यादा बढ़िया से आपको ना राइटिंग स्किल्स प्रेजेंट करनी आ जाती है आपके मेन पेपर में। तो इससे क्या होता है, आप कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट अपने पेपर में जाके लिख के आ सकते हो। तो प्लीज़ आप लिख के प्रैक्टिस करके जाना, और बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि यार फरवरी का समय तो मैं कहूँगा मेनली अपने बोर्ड्स को डिवोट कर दो, ठीक है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट्स हो, मैंने भी यार मेनली अपने बोर्ड्स को डिवोट किया था। ऐसा नहीं है कि नीट की प्रिपरेशन पूरी छोड़ देनी है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो है नीट के लिए थोड़ा फुल सिलेबस टेस्ट दे लो और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, और जो मेन फोकस है वो अपना कहाँ डाल दो आप पूरी तरीके से, दैट इज़ ऑन बोर्ड्स, ठीक है। अब आप कहोगे 11th कब रिवाइज करें? भाई 11th की रिवीजन जो है ना वो आपकी दिसंबर के समय में हो जानी चाहिए, जनवरी के समय में हो जानी चाहिए, थोड़ा टाइम निकाल के। कि फरवरी का जो समय होता है आप लोगों की पता है इस टाइम पे बोर्ड सर पर होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस समय पे तो फोकस, अगर आपको एक अच्छा स्कोर बोर्ड में लाना है तो यार प्लीज़ बोर्ड्स पे करना। मैं कहूँगा वैसे भी करना, क्योंकि पता है 50% का तो क्राइटेरिया है ही नीट में। जेई में तो फिर भी ज़्यादा है, 75% है, लेकिन यहाँ 50% भी तो लाओ यार। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फरवरी में थोड़ा बहुत फोकस दे लेना बोर्ड्स पे। 11th क्लास रिवाइज करनी है आप दिसंबर जनवरी में कर सकते हो। उसके बाद मार्च और अप्रैल, भाई 2 महीने होंगे, खूब टाइम होगा। रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लग जाएंगे, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंसी बना के पढ़ रहे हो, आप डिसिप्लिन बना के पढ़ रहे हो जाता है, ठीक है। आप खुद मैनेज कर पाओगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जब राइटिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस हो गई थी ना, उसके बाद मैंने आई गेस 21 या 22 को इस साल पेपर था, तो मैंने 3-4 दिन पहले लाइक 17-18 से ना सैम्पल पेपर सॉल्व करने शुरू करे थे बहुत सारे। आपको टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना,
कहीं पर भी यार आपको खूब सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। इवन ओसवाल की बुक के लास्ट पेज पे मेरे हिसाब से हाँ होते हैं, ओसवाल की बुक का आप लास्ट पेज खोलोगे वहाँ पे भी सैम्पल पेपर्स मिल जाता है। तो हम वहाँ से ना सैम्पल पेपर सॉल्व करना है कम से कम 3 से 4, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने, इंग्लिश का पेपर और मैथ्स का पेपर, ये 2 पेपर ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर भैया आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता आप गए, तो प्लीज़ आप सैम्पल पेपर जरूर प्रैक्टिस करके जाना। मैं फिर से बोलूँगा भैया, बिना प्रैक्टिस के युद्ध के मैदान में मत जाना भैया, खुद को धाराशायी पाओगे। मैंने मैथ्स में गलती कर दी थी पर इंग्लिश में नहीं करी थी। तो प्लीज़ यार आप लोग सैम्पल पेपर ज़रूर लगा के जाना, और मिल जाते टेलीग्राम से आराम से मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यार यही सब था इंग्लिश के लिए जो कि मैंने को आपको बताना था। अगर आपको फिर भी अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और यार नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज़ ऑफ बायोलॉजी। तो यार देखो बायोलॉजी में तो भाई मैं आपको सीधा सीधा बोलूँगा कि भैया फोकस ओनली एंड ओनली ऑन एनसीईआरटी। आपको ना एनसीईआरटी की लाइनें समझ के रट्टा होनी चाहिए। समझ के रट्टा मतलब एक होता है रट्टा मारना, ठीक है, आप बस लाइनें पढ़ पढ़ के रट्टे मारे जा रहे हो, दैट इज़ वन थिंग। एक होता है पहले आप चीज़ों को समझ लो, लाइनों को समझ लो, फिर उन्हें याद कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज समझ के रट्टा मारना, ठीक है। तो समझ के आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइनें रटी होनी चाहिए बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए भी, आपको नीट में भी काम आ जाएगा ये, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी करना भैया, एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब मत उठाना, अभी भी बोल रहा हूँ। थ्योरी के लिए कोचिंग के नोट्स उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी तो भैया आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर में, कौन से पैराग्राफ की कौन सी लाइन है। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको मान लो पेपर में लिखने में दिक्कत आती है कि नहीं भैया मेरे को ना एक्चुअली लिखा नहीं जाता, लिखने में दिक्कत आती है, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। यार देखो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, सीखोगे तो मेहनत लगेगी। आपको क्या करना है, इस साल का सैम्पल पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो। मान लो आपने कोई चैप्टर कर लिया आज, उस चैप्टर के जाके ना क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, थियरी क्वेश्चन खुद से बना के लिखने का ट्राई करो। मुझे पता है स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे, जब आपसे नहीं बनेगा ना तो एक बार मार्किंग स्कीम उठा के देखो उसका आंसर किस तरीके से लिखा गया है, या फिर कहीं से उसका सॉल्यूशन देख लो और देखो कि वहां पे जाके ना एनालाइज करो कि आप क्या चीज़ है जो आप नहीं लिख पाते क्वेश्चन में, किस तरीके से सवाल को स्टार्ट करते सॉल्व करना, किस तरीके से एंडिंग लिखी जाती है, किस तरीके से मिडल पार्ट लिखा जाता है किसी भी सवाल का। उसी तरीके से यार आपको ना लिखना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी ना, आपको फुल नंबर मिलने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस कर करके आपको लिखना सीखना होगा, ठीक है। और सैम्पल पेपर में एक चीज़ ये देख लेना कि लिखना कितना है, ऐसा भी नहीं कि ओवर राइट कर रहे हो आप चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके, नहीं, आपको सिर्फ क्रिस्प में लिखना है, काम की चीज़ लिखनी है, ठीक है। जो पूछा है वही लिखना है, कोई कहानियाँ नहीं मारनी एग्जैक्ट, ठीक है। टू द पॉइंट लिख के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे, टू द पॉइंट नहीं लिखोगे, कुछ इधर उधर की कहानियाँ मारोगे, नंबर काट लेगा टीचर, ठीक है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए टू द पॉइंट लिख कर आओ बायोलॉजी में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि बायोलॉजी में जो है भैया डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी अच्छे से करके जाना। आई नो आप में से बहुतों की ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, मेरी भी बेकार थी, बहुत बेकार ड्राइंग थी मेरी, ठीक है, लेकिन यार डायग्राम ना प्रेजेंटेबल बना के आ जाना थोड़ा, और लेबलिंग सही करके आना। मेन नंबर लेबलिंग के होते हैं, कोई नहीं देखता कितना सुंदर डायग्राम है कितना बेकार डायग्राम है, एवरीबडी सीज कि आपका डायग्राम प्रेजेंटेबल होना चाहिए, टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, और आपकी लेबलिंग सही होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आप अगर करके आ जाओगे, डायग्राम में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। मेरे को भी इस साल मिले थे, इस साल डायग्राम बेस्ड सवाल आया था, मैं बना के आया था, खास अच्छा डायग्राम नहीं बना था, स्टिल आई गॉट फुल मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड्स इन डायग्राम, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको भी करके आना, नहीं डरना डायग्राम से। तो यार यही था पूरा की पूरा बायो के लिए। अभी भी आपको कोई सवाल है यार, नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि बोर्ड्स के साथ बायो को कैसे संभाले, इसके रिलेटेड अभी भी आपको कोई सवाल बचता है आप उसे पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग मैं कहूँगा भैया प्लीज़ डोंट बाय एनी बुक्स फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ो सिर्फ, और क्लास के नोट्स पढ़ लो, कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लो, कुछ और कुछ नहीं, डायग्राम्स कर लो बस, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। कोई यू लाइक नहीं लेनी, कोई एग्जाम आइडिया नहीं लेनी, कोई वैसी बुक मतलब बुक्स नहीं लेनी, कोई प्रदीप नहीं लेनी भाई, ठीक है। आप नॉर्मल एनसीईआरटी पे फोकस करोगे, नीट का पेपर भी वहीं से बनेगा। अगले साल कह रहे हैं पेपर टफ बनेगा, भाई पेपर मुश्किल बनेगा, लेकिन पेपर एनसीईआरटी और आपके नोट्स इन दोनों के बाहर नहीं जाने वाला पेपर, ठीक है। ये 2 चीज़ें अच्छे से करके जाओगे, आपका नीट का पेपर आराम से बनेगा, और कोई किताब मत करना बाहर से, ठीक है। यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इन्हें अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो यार कर तो सकते हैं, लेकिन यार उन्हें बस एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तब तक के लिए यार पढ़ना है, अब की बार 700 बार का गोल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शून्य से अलग तक